हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टैटिक विज्ञान प्रकाश में। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का ये वीडियो नंबर 4 है और इसके पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जो कि खास तौर से डिजाइन किया गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट करते हैं तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे इत्यादि किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सीरीज सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसी के साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से इसके बारे में सतर्क हो जाइए, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें, ताकि एक दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपके पास हो और उसकी बदौलत आप बहुत ही बेहतर अंक प्रतियोगी परीक्षाओं में हासिल कर सकेंगे और लोगों से बहुत आगे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है प्रश्न नंबर 34। इसके पहले के जो 33 प्रश्न हैं उसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट किया है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसको भी आप देख सकते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 26 नवंबर। अभी आज 27 नवंबर है तो 26 नवंबर यानी कि कल जो था वो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान के इतिहास की दो अहम तारीखें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान को जिस तारीख को अंगीकार किया गया यानी कि 26 नवंबर को, उस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत हुई है 2015 से और 26 जनवरी आपको पता ही है यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून 50, याद रखिएगा कि फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा यह सूची जारी की जाती है जिसमें 500 कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो उसमें 7 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस रैंकिंग के कारोबार के हिसाब से भारतीय कंपनियों में सबसे ऊपर बनी हुई है। फॉर्च्यून ने कहा कि वॉलमार्ट वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर बनी हुई है। आईओसी का राजस्व पिछले एक साल में 23% बढ़कर 65.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसके दम पर कंपनी 2017 में जो कि 168वें स्थान पे थी, 2018 में 137वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी निजी भारतीय कंपनी बनी हुई है, यानी कि निजी क्षेत्र की प्राइवेट जो कंपनी है उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसने जो है 62.3 अरब डॉलर राजस्व के साथ 148वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल यानी कि 2017 में कंपनी 203वें स्थान पे थी। ओएनजीसी ने 47.5 अरब डॉलर के साथ सूची में पुनः वापसी की है और 197वां स्थान सुरक्षित किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 47.5 अरब डॉलर राजस्व के साथ एक पायदान उछलकर 216वां स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार टाटा मोटर्स 232वें स्थान पे है और भारत पेट्रोलियम कॉर्प 314वें स्थान पे है। राजेश एक्सपोर्ट 405वां स्थान हासिल करने की सूची में 7वीं भारतीय कंपनी रही है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो है आपकी आईओसी और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। तो बस इन दो को आप याद रखिएगा। और एक बात और भी याद रखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि भारतीय स्टेट बैंक के बारे में 47.5 अरब डॉलर राजस्व के साथ इसकी जो रैंकिंग है वो 216वें स्थान पे है वर्ष 2018 के सापेक्ष। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। किसे आईसीसी महिला विश्व 2020-11 के कप्तान के रूप में चुना गया है? और इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जिसने आप देख पा रहे हैं 2017 में इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2017 में अर्जुन अवार्ड हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला विश्व 2020-11 के कप्तान के रूप में चुनी गई हैं। महिला विश्व 2020-2018 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो खिताब जीता है उसने इंग्लैंड को हराकर जीता है और ये जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम जो कि एंटीगुआ में है और ये 25 नवंबर 2018 यानी कि रविवार को यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इसके पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने
कुल 3 बार और, यानी कि ये चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। इसके पहले वर्ष 2010, 2012 और 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया यह खिताब अपने नाम कर चुका है, और ये चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व T20 2018 का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सीके जाफर शरीफ, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, जिनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1995 के बीच में, इनका निधन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने वैश्विक सतत शहरों 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने वैश्विक सतत शहरों 2025 पहल में भाग लेने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को चयनित किया गया है। समीर वर्मा, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समीर वर्मा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 का पुरुष एकल जीत लिया है। भारत की सीए भवानी देवी ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2018 के सेबरे इवेंट में शनिवार को गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि 26 नवंबर को। भवानी देवी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली जो है खिलाड़ी बन गई हैं। 24 नवंबर को ये प्रतियोगिता हुई है, तो याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, और ये लगभग मतलब कि हर अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो भारतीय मानक समय ये 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 सितंबर 1947 को। और समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको आप जीएमटी कहते हैं, से तुलना करने से है। जीएमटी का निर्धारण कहाँ से होता है? इंग्लैंड में एक स्थान है जिसको कहते हैं ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो खींची जाती है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, कि इस समय को मानक समय माना जाता है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसका अर्थ ये है कि इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजेंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। सभी देशों का समय इसी आधार पर ही तय किया गया है, और एक देश ऐसा भी है जो इसका अपवाद है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दुनिया के समय मापने के इस तरीके को सिरे से खारिज कर दिया है। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, जिसको आप जीएमटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसे आईएसटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से इसे जाना जाता है। और इस पे जो है कुल मिला के 5 राज्य पड़ते हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण छोर यानी कि साउदर्न ट्रिप का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट। टोंगकुप दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार और भारत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये है टोंगकुप दर्रा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। तो फ्रेंड्स, गोंडवाना, जिसका पहले नाम था गोंडवाना लैंड, प्राचीन बृहत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लारेशिया कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडुअर्ड सुयेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप, जो कि वर्तमान में दक्षिणी गोलार्ध में है, का उद्गम स्थल है। एक्चुअली में गोंडवाना लैंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप इसके बारे में समझ सकें। एक्चुअली में बात यह है कि जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा माना जाता है, मूलतः एक अंग माना जाता है, तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर आपके दिमाग में इसका जवाब आता है गुजरात, लेकिन यहाँ पर गुजरात का जो विकल्प है वो गायब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो आपको बता दें, गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है, और उसके बाद जो है तमिलनाडु तीसरे स्थान पे आता है, यानी कि पहले स्थान पे कौन सा आता है? गुजरात। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर ये मिसिंग है तो आंध्र प्रदेश होगा, अगर ये भी मिसिंग है तो
तमिलनाडु होगा। क्रमशः गुजरात की सबसे लंबी, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की तटरेखा सबसे लंबी मानी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शासन की संघीय प्रणाली जो है वो स्थापित की गई थी। और एक प्रश्न यहाँ पर और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको समझ लीजिए कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान में एज इट इज अपना लिया गया है, थोड़े से सुधार के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935, या मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया। भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? तो फ्रेंड्स, गणराज्य का अर्थ होता है जहां पर जनता अपने शासक को स्वयं चुनती है। तो क्योंकि भारत की जो जनता होती है वो अपने राज्याध्यक्ष को स्वयं चुनती है, इसलिए भारत को एक गणराज्य माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, जनता स्वयं चुनती है कि कौन हम पर शासन करेगा, और यही कारण है कि भारत को एक गणराज्य माना जाता है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है इबादत खाना। इबादत खाना, जिसका निर्माण अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? और इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता अरब यात्री था, विद्वान और लेखक भी था। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। अनुमानतः इब्न बतूता ने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग में शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया हो। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी इब्न बतूता आया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए, मैं प्रतिदिन आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि एक न एक दिन ये सारे प्रश्न आपके लिए एक बहुत ही बेहतर जो क्वेश्चन बैंक बनेंगे और इसका फायदा आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। सारे प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव हैं, यानी कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए गलती होने की कोई संभावना मत रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे भाग 5 में कल दोपहर में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और जो हमारी प्लेलिस्ट है 68,500 शिक्षक भर्ती, आप उस प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं जो वीडियो इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।